हेलो चैंपियंस, वेलकम टू करियर अड्डा द न्यूमेरिक हेल्पर। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था बच्चों कि हम हॉट्स क्वेश्चंस करेंगे वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड। तो आज मैं आपके लिए वो हॉट्स क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड नाइट। सर गुड नाइट। बेटा जब भी आप मेरा वीडियो देखेंगे उस समय जो भी समय रहेगा आपके लिए वो विशेष मेरी तरफ से, ठीक है। तो अभी तो वैसे मैं सुबह सुबह आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ हॉट्स गर्मा गर्म क्वेश्चंस। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, वैसे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस तो नहीं है बच्चों इसमें वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड, पर फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले। हो सकता है आपका उससे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेन मोटिव क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर वन? अ बॉय tries to push a truck parked on the roadside. रोड साइड पे क्या है? रोड साइड पे एक ट्रक खड़ी हुई है। अब वो बॉय क्या कर रहा है? उसको पुश कर रहा है, ठीक है, पुश करने की कोशिश कर रहा है। द ट्रक डज नॉट मूव एट ऑल। ट्रक मूव ही नहीं हुई, ट्रक में मूवमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अनदर बॉय पुशेस बाईसाइकिल। अब एक और लड़का है, एक और बॉय है जो क्या कर रहा है? बाईसाइकिल को पुश कर रहा है। तो बाईसाइकिल को पुश कर रहा है वो तो इजीली क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा, है ना। द बाईसाइकिल मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, इन विच केस वाज द वर्क डन मोर ऑन द ट्रक और ऑन द बाईसाइकिल? गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। चलो बताओ। तो मैंने आपको बताया बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक चीज इससे क्लियर हो जाती है बच्चों कि वर्क इज डन हम तभी बोलते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसमें क्या आ जाए? डिस्प्लेसमेंट आ जाए, या मोशन, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए, या फिर उसके अंदर मोशन आ जाए, है ना, या फिर उसमें मूवमेंट आ जाए, तो अभी हम कहते हैं कि वर्क इज डन। तो फर्स्ट केस, ट्रक के केस में क्या हो रहा है? ट्रक के केस में डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो है, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं आया, मोशन ही नहीं हुआ। तो वर्क इज नॉट डन, मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। बट बाईसाइकिल के केस में, बाईसाइकिल के केस में क्या हो रहा है? वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो उस डिस्प्लेस को हम क्या मान रहे हैं? एस एज्यूम कर ले रहे हैं। उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या एज्यूम कर ले रहे हैं? एस डिस्प्लेस होता है। तो वर्क इज डन, बिल्कुल डन, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स उसने अप्लाई किया, वो डिस्प्लेस हुआ, यस हुआ, तो फिर वर्क इज डन। तो कितना वर्क डन हुआ? वर्क डन W इज इक्वल टू FS, इतना उसका वर्क डन हुआ। क्लियर है? रीजन समझ में आया? ओके, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से बच्चों जल्दी फटाफट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? ये वर्क और एनर्जी से रिलेटेड है बच्चों। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में पावर से रिलेटेड करेंगे। अभी इसको करते हैं। द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली इज गिवन बाय द फॉर्मूला। जब वर्क जो होता है, जब फोर्स जो है ऑब्लिकली अप्लाई होता है, ऑब्लिकली मतलब कुछ थीटा एंगल बनाते हुए अप्लाई होता है, तब इसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? F cos थीटा इंटू S। बताया था मैंने ये भी, है ना। What will happen to the work done if angle theta between the direction of force and motion of the body is increased gradually? Will it increase, decrease or remain constant? वो बोल रहे हैं कि अगर इस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीजेस, तब आपको बताना है कि वर्क डन के साथ क्या होगा? वर्क डन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा कि कांस्टेंट होगा? तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ना बच्चों। कर लिया आप लोगों ने? आ गया आंसर? चलो देखते हैं। अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी बच्चों तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है डिक्रीज। कॉस थीटा की वैल्यूज मैंने लिखवाया था, है ना।
cos 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है cos 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2, cos 60 सॉरी √3/2, cos 45 डिग्री होता है 1/√2, cos 60 डिग्री होता है 1/2, है ना, और cos 90 डिग्री होता है 0। तो देखो पहले 1 था फिर 0, तो जैसे जैसे डिग्री थीटा की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ती गई, cos की वैल्यू क्या होती गई, कम होती गई, मतलब cos थीटा डिक्रीज होता गया। अब cos थीटा डिक्रीज होता गया मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या होते जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, मतलब वर्क डन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आया? अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हो बच्चों आप, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, और वर्क डन की वैल्यू भी क्या होते जाएगी, डिक्रीज होती। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, मतलब 90 to 0 लेके आते हैं, डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली बोलेंगे, तो देखो डिक्रीज हो रहा है तो बढ़ते जा रही वैल्यू, 0 से 1 आ गई। समझ में आया? क्लियर है? ठीक। तो अब अगर आपको ये सारी चीजें याद नहीं होती तो आप बेसिक चीज याद रखो, cos थीटा का रेंज होता है 0 to 1, cos थीटा का रेंज कितना होता है, 0 to 1, ये याद रखो कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी cos थीटा की cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है, 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यूज होती है। ठीक है, ऐसे करके याद रख लो। समझ में आया? वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, What should be the angle between direction of force and the direction of motion of a body so that the work done is 0? वर्क डन 0 करना है हमको, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का डायरेक्शन कितना होगा, मतलब उनके बीच के डायरेक्शन का एंगल कितना होगा। चलो बताओ, आपको तो बता चुका मैं वर्क डन 0 कब होता है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, जब थीटा की वैल्यू क्या कितनी हो, 90 डिग्री हो। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो cos 90 की वैल्यू 0, देयरफॉर वर्क डन विल बी 0, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री एंगल बनेगा, दोनों के डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री एंगल। इसका एग्जांपल भी बताया था मैंने, कुली वाला एग्जांपल, है ना। जब कुली क्या करता है, अपने सर पर ऐसे क्या करता है, लगेज रख के लेके जाता है, तो उसके द्वारा वर्क डन जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि उस लगेज का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट, है ना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है और वो मूवमेंट कर रहा है इधर, तो जब वो नीचे की तरफ कर रहा है और ये मूवमेंट हो रहा है इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। समझ में आया ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हो रहा है बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, भले ही इजी क्वेश्चन है तो क्या हो गया, इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इजी क्वेश्चन बोल के हम छोड़ना नहीं है ना। अभी बहुत सारे बच्चों को तो ये सारी चीजें पता भी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द वर्क डन बाय अ फोर्स विल बी मैक्सिमम। किस केस में फोर्स जो है, वर्क डन जो है मैक्सिमम होगा, व्हेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 0 डिग्री और 90 डिग्री। वो बोल रहा है कि थीटा क्या होता है बच्चों, मेनली थीटा होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल। तो बोल रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो किस केस में वर्क डन मैक्सिमम होगा। चलो बताओ, दोनों पढ़ करके देख लो। एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसलिए W इज इक्वल टू एफ एस आ गया। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो वर्क डन 0 आ गया। तो कौन से केस में मैक्सिमम है, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा? ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ बच्चों, है ना। फिर भी अब फिर से आपका क्या होते जा रहा है, रिवाइज होते जा रहा है और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड इट इन अ सर्कुलर पाथ, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एक अर्थ है ये हमारे, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, एक सैटेलाइट घूम रही है सर्कुलर पाथ में। ठीक है,
अब सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो ये अर्थ के कारण सैटेलाइट पे कितना वर्क डन होगा, तो कितना वर्क डन होगा बच्चों, 0। क्यों होगा 0? क्यों? क्योंकि इसका देखो मूवमेंट का डायरेक्शन इसका टेंजेंशियल होगा और अर्थ से रेडियस मतलब अर्थ से इसका डिस्टेंस क्या होगा, ऐसा होगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, देखो ये फोर्स ये क्या कर रहा है, ये इसका फोर्स ये इसका डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स अर्थ क्या करेगा, सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच के रखेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना। ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़े ना हमने बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ क्या करेगा, सैटेलाइट को खींच के रखता है और वो टूवर्ड्स द क्या होता है, उसका डायरेक्शन सेंटर होता है। और किसी भी सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल करता है तो उसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों वो टेंजेंशियली होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, टेंजेंशियली होता है। तो टेंजेंशियली ये डायरेक्शन है उसका डिस्प्लेसमेंट का और ये फोर्स का, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अभी हमने देखा कि कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब अर्थ और सैटेलाइट के बीच में कोई भी वर्क नहीं हुआ। रीजन समझ में आया बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज इंस्ट्रक्टेड टू कैरी अ पैकेज फ्रॉम द बेस कैंप एट बी टू सबमिट ए ऑफ अ हिल एट अ हाइट ऑफ 1200 मीटर। एक मैन है, उसको क्या किया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको क्या करना है, लगेज उठा के जाना है बेस कैंप से हिल के सबमिट तक। सबमिट मतलब हाईएस्ट पॉइंट, पिक पॉइंट को बोला जाता है, ठीक है। हिल के पिक पॉइंट तक आपको लेके जाना है। द मैन वेज 800 न्यूटन, वेट ऑफ मैन कितना है, 800 न्यूटन, और लगेज का वेट कितना है, 200 न्यूटन, ठीक है। तो टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। क्लियर है, 1000 न्यूटन टोटल वेट हो गया। उसके बाद बोल रहा है हाउ मच वर्क डन मैन डू अगेंस्ट ग्रेविटी। फर्स्ट अगेंस्ट ग्रेविटी उसने कितना वर्क किया, तो अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, mgh। ये mg जो है उसका वेट हो जाता है। तो टोटल अब उसने कितना वर्क किया बच्चों, लगेज को उठा के ही तो वर्क किया ना, तो इसीलिए टोटल वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, वेट पुट करना पड़ेगा लगेज का और मैन का दोनों का। तो कितना है 1000, h हाइट कितनी है 1200, तो वर्क डन आप लिख सकते हो 12 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। क्लियर है, 12 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। अब उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट हमको फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पैकेज एट ए इफ इट इज अज्यूम टू बी 0 एट बी। बी पॉइंट पे ऑब्वियसली बात है बेस कैंप पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू 0। हमको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगेन क्या होता है, mgh, वेयर mg इज वेट, तो वेट इंटू हाइट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे किसका वेट लेंगे, क्या टोटल वेट लेंगे, नहीं बच्चों, किसकी पोटेंशियल एनर्जी बोला है उसने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पैकेज, पैकेज का वेट लेंगे हम यहाँ पे। तो पैकेज का वेट कितना है 200 न्यूटन, हाइट कितनी है 1200, तो कितना हो गया 12 2 24 इंटू 10 टू द पावर 4 पोटेंशियल एनर्जी जूल। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ये दिस इज योर आंसर। क्लियर है। तो हमको अगर पैकेज का और या फिर सिर्फ मैन का पूछा होता पोटेंशियल एनर्जी, तब हम मैन का वेट पुट करते। अभी पैकेज का पूछा इसलिए पैकेज का, और दोनों का कंबाइन पूछता तो टोटल वेट। क्लियर है, यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर है। और दोनों का कंबाइन अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो वो वर्क डन की इक्वल होती। क्लियर है कि नहीं, एनर्जी इज वर्क डन। एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, एबिलिटी टू डू द वर्क। तो जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो वर्क डन होगा। इसलिए अगर दोनों का कंबाइन पूछता तो जितना उसने वर्क डन किया दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे सिर्फ पैकेज का पूछा था इसलिए हमने सॉल्व किया उसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. When a ball is thrown vertically upwards, its velocity goes on decreasing. What happens to its potential energy to its velocity becomes zero? What happens to its potential energy? ठीक है, ये बोल रहा है कि हमने क्या किया, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया. इस बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड क्या किया, थ्रो किया. अब वेलोसिटी जो है, जैसे यहाँ पे मान लो u वेलोसिटी, तो डिक्रीज हो के यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई. अब हमको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है ना. एट मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है. ठीक, v की वैल्यू 0 होगी. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी को क्या फर्क पड़ेगा अगर v की वैल्यू 0 हो गई. तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या इफेक्ट पड़ेगा, नो इफेक्ट. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, mgh. बट इसमें एक चीज इफेक्ट पड़ेगा कि v इज इक्वल टू 0 कब होता है, मैक्सिमम हाइट पे. मतलब h की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम. ये चीज इफेक्ट पड़ेगा, है ना. वैसे v के कारण उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर हम हाइट के अकॉर्डिंगली देखें तो v इज इक्वल टू 0 कब होता है, मैक्सिमम हाइट पे. तो h की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम. h की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. दिस इज योर आंसर. जब v की वैल्यू, अब मतलब आपका कंक्लूजन आपको ये लिखना है, आंसर ये लिखना है कि जब हम वर्टिकली अपवर्ड क्या करते हैं, किसी बॉल को थ्रो करते हैं, तो वो क्या होता है, जब v की वैल्यू 0 हो जाती है उसकी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है. तो जब v की वैल्यू 0 हो जाती है, उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछा तो कितनी होती है, तो मैक्सिमम हो जाती है. आपको बोलना है, कंक्लूजन क्या बोलना है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट v इज इक्वल टू 0 इज मैक्सिमम. क्लियर है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, गर्मा गर्म क्वेश्चन, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ मैन एक्स गोज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग बाय अ वर्टिकल स्पाइरल स्टेयर केस. जो एक्स है वो क्या यूज कर रहा है, वर्टिकल स्पाइरल स्टेयर केस. ठीक है. उसके बाद अनदर मैन वाई जो है ऑफ द सेम मास, उसका मास भी सेम है, गोज टू द टॉप ऑफ द सेम बिल्डिंग ये भी यूज कर रहा है, टॉप ऑफ द सेम बिल्डिंग बाय अ स्लैंटिंग लैडर. ये क्या यूज कर रहा है, स्लैंटिंग लैडर यूज कर रहा है. स्लैंटिंग लैडर यूज कर रहा है. विच ऑफ द टू डज मोर वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी एंड वाई. अगेंस्ट ग्रेविटी दोनों में से कौन ज्यादा वर्क करेगा. तो अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, mgh, है ना. अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, mgh. तो आपको बताना है कि x ने ज्यादा वर्क किया कि y ने ज्यादा वर्क किया. चलो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, दिमाग लगाओ. आंसर क्या है, आंसर सब बच्चे बोलेंगे x. आंसर सब के बच्चे क्या बोलेंगे, x, है ना. क्योंकि स्पाइरल स्टेयर केस यूज कर रहा है, तो वो सीधी सीधी जाएगी, स्टेयर केस सीधी सीधी खड़ी होगी. और स्लैंटिंग लैडर यूज कर रहा है, तो स्लैंटिंग लैडर झुकी हुई है थोड़ी, तो उसकी हाइट कम हो जाएगी, है ना. यही कॉन्सेप्ट लगाया बच्चों आप लोगों ने, है ना. बट दिस इज रॉन्ग. एक्स नहीं होगा. जो वर्क डन होगा दोनों के लिए सेम होगा. क्यों, जो वर्क डन है अगेंस्ट ग्रेविटी, जो वर्क डन है, अब देखो दोनों का मास सेम है बोल दिए हैं, तो मास कांस्टेंट हो गया, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी दोनों के लिए. तो अल्टीमेटली जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे. तो यहाँ पे बच्चों हाइट भी तो सेम है, दोनों को सेम बिल्डिंग के टॉप पे जाना है, तो सेम बिल्डिंग मतलब हाइट तो सेम होगी. अब हाइट सेम है मतलब वर्क डन भी क्या होगा, सेम होगा. क्लियर है. क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है. कई बच्चों का आंसर आया भी होगा सेम, है ना. कई बच्चों का आंसर आया भी होगा सेम. तो सेम बोलना है हमको. क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि
अब इसी में देखो, जैसे क्वेश्चन में क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शंस बन जाते हैं। ए ऑप्शन बन जाएगा एक्स, बी ऑप्शन बन जाएगा वाई, सी ऑप्शन बन जाएगा सेम, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस तो कई बच्चों के लिए वरदान होता है ना, नन ऑफ दी अबव। अरे कुछ नहीं आता तो नन ऑफ दी अबव लगा दो, है ना। तो क्या करेंगे, कई बच्चे एक्स को लगा देंगे, कई बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो वाई को टिक कर देंगे, और कई बच्चों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो सेम को सी ऑप्शन टिक करेंगे, और किसी बच्चों को अगर कोई बच्चों को कुछ नहीं आता तो वो नन ऑफ दिस लगा देंगे वो तो उनके लिए वरदान है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, सेम, क्योंकि उनकी क्या हो रहा है, मास भी सेम है, मास कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट, हाइट इज आल्सो कांस्टेंट, तो वर्क डन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन इनसाइड अ मूविंग बस। अब मूविंग बस के अंदर आप बैठे हो, मान लो बस के अंदर बैठे हो, बस चल रही है और उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, बॉल को उछाल रहे हो, ठीक है। Does its kinetic energy depend on the speed of the bus? क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बस की स्पीड पे डिपेंड करेगा? क्या काइनेटिक एनर्जी, क्या बॉल की काइनेटिक एनर्जी बस के अंदर, बस बना लेता हूं मैं, ये हमारी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बस, ये बस। अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, यहां पे बैठे हुए हो। सर व्हील के ऊपर मत बैठाओ, झटके लगते हैं, है ना, व्हील के ऊपर कई लोग नहीं बैठते, चलो यहाँ पे बैठा देते हैं हम। स्कूल की बस में आप जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए हो आप, यहाँ पे आप बैठे हुए हो, ये आपकी सीट, ये आपने किया बॉल को उछाल, ठीक है। ये आप बॉल से क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, बॉल से खेल रहे हो कंटिन्यूअसली। तो आप बोल रहे हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है क्या बस की स्पीड पे डिपेंड करेगी। चलो आपको आंसर देना है बच्चों, टेक योर टाइम। हाँ जी, आंसर मिला आप लोग को, क्या डिपेंड करेगी? तो आंसर है बच्चों यस। जिसने जिसने यस बोला है उसका करेक्ट आंसर है। तो रीज़न बताना है आपको, रीज़न क्या है एक्सप्लेन करना है। क्योंकि बच्चों हम लोग देखो, आपको मोशन चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था, है ना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते तब तक वो रुका रहेगा, ऑब्वियस ही बात है। और जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जब तक उस पर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है। बस के एग्जांपल्स हमने बहुत सारे देखे थे। बस अगर सडनली स्टार्ट होती है तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं। सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण होता है। तो यहाँ पे भी बच्चों जब आप बॉल को आप थ्रो करोगे तो बॉल में स्पीड आएगी। अब बॉल जो है बस के साथ साथ, अब बस के साथ साथ हम क्या है, मोशन में। अगर बस चल रही है तो बस के साथ साथ हम क्या है, मोशन में है। इसीलिए तो जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारा लोअर पार्ट तो स्टॉप में हो जाता है पर अपर पार्ट स्टॉप में नहीं आ पाता, इसलिए हमारी बॉडी क्या हो जाती है, सामने की तरफ झुक जाती है। यही रीज़न था, है ना। तो यहाँ पे भी वही रीज़न है कि हम अभी मोशन में हैं, तो मोशन में मतलब बॉल भी हमारे साथ टच में है, मतलब बॉल भी क्या है, मोशन में है बस के साथ साथ। अब वो क्या करेगा, हम बॉल को उछाल रहे हैं तो जितनी बस की स्पीड होगी उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी बॉल की स्पीड में, है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ बॉल वो क्या हो जाएगी, हाफ एम वी जो है किसका, बॉल का, प्लस ये बस का, दोनों की स्पीड ऐड होके आपकी काइनेटिक एनर्जी निकलेगी किसकी, बॉल की। ठीक है, बस की स्पीड क्या हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी। तो बिल्कुल डिपेंड करेगी। अब देखो फॉर्मूला देख लो आप, अगर यहाँ पे बस की स्पीड 0 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे बस की स्पीड बहुत हाई है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। क्लियर है। तो ऐसे डिपेंड करेगा।
Next and last question of this lecture, question number 10. A bullet of mass 15 ग्राम, चलो इसको तो लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ बच्चों। होप आपने ये नोट कर लिया है। चलो यहाँ से बस थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। मजा आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग एनर्जी और पावर से रिलेटेड हॉट्स क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अ बुलेट ऑफ मास, बुलेट का मास कितना दिया हुआ है? 15 ग्राम, ठीक है। हैज अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, बुलेट की स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड में तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करेगा, 15/1000 केजी हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², हाफ 15/1000 इंटू 40 तो 0 0 0 0 विल बी कैंसल आउट। 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 5 3 जा 3 4 जा कितना आ गया 12, 3 4 जा कितना आ गया 12 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी हो गई 12 जूल। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द बुलेट स्ट्राइक्स अ थिक टारगेट एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 2 सेंटीमीटर। अब वो थिक टारगेट से क्या हुआ, टकराया, स्ट्राइक किया और वो रेस्ट पे आ गया। तो रेस्ट पे आ गया मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चों, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बुलेट की 0 हो जाएगी, ठीक। कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद 2 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। 2 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद क्या हो गया, वो रेस्ट पे आ गया। तो 2 सेंटीमीटर को आप क्या करो मीटर में चेंज कर दो, तो 0.02 मीटर। उसके बाद कैलकुलेट द एवरेज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट। नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, बुलेट पे लगने वाला नेट फोर्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए। m की वैल्यू पता है हमको कितनी है 15/1000। ए का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू वी माइनस यू बाई टी, यही फॉर्मूला होगा। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ से हमको टाइम नहीं गिवन है तो हमको एक्सलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। हमको क्या गिवन है, s की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है। तो एक्सलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² प्लस 2as। तो v² जो 0 हो गया हमारा, u² u की वैल्यू कितनी है 40 का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू एस कितना है 2/100 कर लेते हैं इसको 2/100। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ये माइनस में हो जाएगा -4/100 इंटू ए, ठीक। अब ये 4 1 जा 4, 400 हो गए, 4 4 जा 16, ठीक। अब एक्सलरेशन इज इक्वल टू कितना है -4 इंटू 100 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 10⁴ लिख दो, -4 इंटू 10⁴ 1 2 3 4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। तो अब 15/1000 इंटू एक्सलरेशन कितना है -4 इंटू 10⁴ है तो उसको 4 0 लिख देते हैं हम ताकि यहाँ से कैंसिल आउट कर सके। 3 0 कैंसिल आउट हो गया। 15 4 जा कितना होता है 60 600 -600 न्यूटन। नेट फोर्स जो है वो कितना लगेगा -600 न्यूटन। क्लियर है। क्वेश्चन में और कुछ चीज गिवन था कि बच्चों, इफ द बुलेट स्ट्राइक्स अ थिक टारगेट एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट, थिक टारगेट, ओके सॉरी बच्चों, माय मिस्टेक, 400 मीटर पर सेकेंड है,
यहाँ पे कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 400 है बच्चों। ओहो, सब चीज़ फिर से करना पड़ेगा। 400 इंटू 400, 0 0 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट, 220 जा, ये 220 जा। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, 15 कैंसिल आउट नहीं होगा, 3 0 हमने कैंसिल आउट कर लिया, 220 जा कैंसिल आउट कर दिया, तो 24 जा 80, 15 8 जा 120, 1200 जूल। कितना आया, 1200 जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारी 1200 जूल आई। तो यहाँ पे भी सब चीज़ चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 400 है, मतलब 16 इंटू 10 टू द पावर 4, 20 है ना। तो उसके बाद ये 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। और ये बस बाकी चीज़ें करेक्ट है। 10 टू द पावर 6 मतलब 2 0 और ऐड हो जाएंगे, तो 2 0 और ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। अब आ गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेट फोर्सेस पे कितना लगा, -6 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन। ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है ना। जब वो क्या होगा, जब बुलेट किसी के अंदर अगर पेनिट्रेट होती है तो उसकी स्पीड कैसे हो जाती है, धीरे धीरे स्लो होते जाती है। क्यों, उसमें एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनली इन द बुलेट। अब यहाँ पे देखो, उसका नेट फोर्स इतना है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होते जा रही है, 0 होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। समझ में आया, जब पेनिट्रेट होगा तो क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, जिसके कारण उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। तो उसके काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो आज की लेक्चर में इतना ही, आप भी प्रैक्टिस करो, मैं भी आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।